नमस्ते प्लस टू क्लास। आज की वीडियो में हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 का जो तीसरा चैप्टर है अतीत में दबे पाँव, उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। अतीत में दबे पाँव ओम थानवी जी का यात्रा वृत्तांत है, जिसमें उन्होंने हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, जो 5000 वर्ष पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता के दो बड़े महानगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का वर्णन किया है। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था किस प्रकार से उन्होंने मोहनजोदड़ो के नगर निर्माण शैली के बारे में बताया, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति को उन्होंने कैसे अनुभव किया, क्या उनको एहसास हुए, उसके बारे में हमने कल वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आगे कि क्या अंदाज़ा वहाँ जो साजो सामान मिला था उसके हिसाब से हमारे विद्वानों ने लगाया कि कौन कौन सी खेती होती थी, क्या उनके व्यवसाय थे। विद्वानों का मानना है कि यहाँ जवार, बाजरा, रागी एक बड़ा अनाज होता है जो एक वर्ष में पककर तैयार होता है, की उपज होती थी। लोग खजूर, खरबूजे, अंगूर उगाते थे, झाड़ियों से बेर जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिले हैं और उन्हें परखा गया है। मतलब कपास के बीज नहीं मिले, बाकी जो उन्होंने ये फसल बताई है लेखक ने, उनके सबूत हैं और उनके जो बीज हैं वो तो मिल चुके हैं वहाँ। कहने का मतलब है ज्वार, बाजरा, रागी, खजूर, खरबूजे और अंगूर वहाँ होते थे, उनके बीज मिले हैं। कपास भी होती थी, ये विद्वानों ने अंदाज़ा लगाया है, उनके बीज नहीं मिले हैं। क्या उदाहरण देकर आगे वो बता रहे हैं कि कपास होती थी, क्या सबूत है उनके पास। और कपास के बीज तो नहीं पर सूती कपड़ा मिला है। सूती कपड़ा सूत से बनता है, जो कपास से बनता है, इसलिए सूती कपड़ा मिला है, तो यानी कि कपास होती होगी वहाँ। ये दुनिया में सूत के दो सबसे पुराने नमूने में से एक है। पुराना सूत दो तरह का होता था, तो एक तरह का जो सूती कपड़ा है उनको मिला था वहाँ। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है, जो जॉर्डन में मिला। जॉर्डन एक देश का नाम है। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा सा कारखाना खुदाई में माधो स्वरूप वत्स को मिला था। माधो स्वरूप वत्स ने जिस समय खुदाई की थी उस समय उन्हें एक रंगाई का कारखाना मिला, यानी कि सूत को रंगा जाता था। अगर सूत है तो वहाँ कपास भी होती होगी। छालनी, जिसको लिनन बोलते हैं, ऊन कहते हैं, यहाँ सुमेर से आयात होता था। शायद सूत उनका निर्यात होता हो, जैसा कि बाद में सिंध में, मध्य एशिया और यूरोप में हुआ। प्रसंगवश मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुह संभावित प्रयोग मिलता है। शिलालेख होता है पत्थर पे लिखा हुआ। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता, जब मेसोपोटामिया में जो सभ्यता खोजी गई थी वो भी 5000 साल पुरानी थी, तो वहाँ जो शिलालेख मिले थे उस शिलालेख पे ऊपर मेलुह नाम मिला था, और यह मेलुह नाम मोहनजोदड़ो का माना जाता है। यानी कि वहाँ भी आपस में आयात निर्यात होता था और मेसोपोटामिया में भी सूत मिलता था, यानी कि कपास की खेती होती थी। इसलिए विद्वान अंदाजे लगाते हैं, विद्वानों का मानना है कि कपास की खेती भी मोहनजोदड़ो के अंदर, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर होती थी। आगे लेखक क्या बता रहे हैं। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष मिले हैं। अब वो महाकुंड के बारे में कल हमने पढ़ा था कि उसके उत्तर पूर्व में एक लंबी सी इमारत के अवशेष मिले थे, उसके टुकड़े मिले हैं। इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान है। दालान होता बरामदा। 3 तरफ बरामदे हैं। जो लंबी इमारत है उसके 3 तरफ बरामदे हैं। इनके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे। अंदाज़ा लगाते हैं कि जैसे बरामदे मिले हैं तो बरामदे के साथ कमरे भी रहे होंगे।
पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं सटी हुई होती थी। सटी हुई मतलब जुड़ी हुई, कि इन कमरों के, इन बरामदों के जो धार्मिक पूजा पाठ के लिए जो ज्ञानशालाएं बनाई गई थी वो इनसे जुड़ी हुई थी। उस नज़रिए से तो इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्टिस माना जाता है। दक्षिण में एक और भगन इमारत है कि महाकुंड के दक्षिण में भगन होती है, टूटी हुई एक इमारत और भी है। मोहनजोदड़ो के अंदर जो महाकुंड है उसके दक्षिण में एक टूटी हुई इमारत लेखक और बताते हैं वहाँ पर। इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। अनुमान है कि यह राज्य सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। एक जो टूटी हुई इमारत लेखक बता रहे हैं वहाँ है 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है, यानी कि वहाँ राज्य से संबंधित काम होते होंगे, सभाएं होती होंगी, मीटिंग होती होगी, सामुदायिक कोई काम है तो लोग इकट्ठे होकर के वहाँ उसके फैसले लिया करते होंगे। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यहाँ 20 खंभों वाला जो बड़ा हॉल है वो मतलब सार्वजनिक होगा, या हम कह सकते हैं कि किसी बड़े काम के लिए, किसी मीटिंग के लिए, राज्य से संबंधित या सामुदायिक कार्यों से संबंधित उसको प्रयोग में लाया करते होंगे वहाँ मोहनजोदड़ो के लोग। गढ़ की चार दीवारी लांग कर, गढ़ किसको कहा है? बहुत ऊंचे टीले के ऊपर जो बड़ी इमारतें हैं, महाकुंड है, ज्ञानशालाएं हैं, जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें का अंदाज़ा लगाया गया था उसको गढ़ बोला गया था। कि गढ़ की चार दीवारी को पार करके लेखक, हम कौन यहाँ पर, लेखक और लेखक के जो साथ गए थे वो बस्तियों की तरफ बढ़े जहाँ लोगों की बस्तियाँ थी। ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर थे। गढ़ बहुत ऊंचे टीले पे था। लोगों ने जो अप्राकृतिक टीला जिसको लेखक ने बताया कि कच्ची पक्की ईंटों से बनाया हुआ था वो बहुत ऊंचा था, और जो बस्ती थी वो गढ़ के बाहर वो छोटे टीलों पे बनी हुई थी, इसलिए इन्हें नीचा नगर कहकर भी पुकारा जाता है। और वहाँ उसको क्या नाम दे दिया गया कि नीचा नगर। पहले ये नाम नहीं था, मतलब बाद में वैज्ञानिकों ने या पुरातत्ववेता ने या किसी लोगों ने उसको नीचा नगर नाम दे दिया गया है। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है। मतलब खुदाई करते हुए पहले तो बहुत ऊंचे ऊंचे टीले थे, जैसे ही उसकी खुदाई हुई कि क्या क्या है यहाँ पे, तो वो टीले हैं वो घट गए हैं। कहीं कहीं वे जमीन से जा मिले और बस्ती के कुएं लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल आए हैं। मतलब कुएं पक्के किए हुए हैं, और जैसे ही खुदाई की तो कुएं ऊपर की तरफ आ गए। मतलब टीले बिल्कुल ख़त्म से हो गए हैं, बिल्कुल ज़मीन के लग गए हैं खुदाई के समय। यहाँ नीचे एक फ़ोटो है, ये देखो। पहले हम ये देख लेते हैं, इससे आपको पूरा अंदाज़ा लग जाएगा कि किस प्रकार से वो जो टीले हैं वो कम किए गए हैं। मतलब ये कुआं है, ये जो आप देख रहे हैं ये कुआं है पक्का किया हुआ, और ये बाहर ऐसे निकला हुआ है जैसे कोई बिल्डिंग है या कोई मीनार है। और यहाँ खुदाई करने के बाद, मतलब यहाँ पहले टीले थे, जैसे जैसे खुदाई हुई ये ज़मीन से बाहर आ गया ऐसी इमारत के रूप में। और पहले टीले हैं, यहाँ तक टीले होते थे, मतलब कुएं के ऊपर मुंह तक टीले होते थे। हम कहाँ पढ़ रहे थे? इस कुएं के बारे में पढ़ रहे थे। लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल आए हैं। पूर्व की बस्ती रईसों की बस्ती है, ये दक्षिण की बस्ती पढ़ रहे थे हम। और अब लेखक बता रहे हैं महाकुंड के जो गढ़ की चार दीवारी से बाहर निकलने के बाद जो पूर्व की बस्ती बता रहे हैं वो रईसों की, रईस यानी कि अमीर लोग, बड़े बड़े लोग रहते होंगे, उनके घर होंगे वहाँ पे। हालांकि आज के युग में पूर्व की बस्तियाँ गरीबों की बस्तियाँ मानी जाती है। ऐसा लेखक क्यों कह रहे हैं? शायद में ऐसा लेखक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब जो बड़े बड़े लोग रहते थे तो वो तो आलीशान सिस्टम रहा होगा उनका, लेकिन अब वहाँ टूट फूट कर बिल्कुल खंडहर हो गया है, इसलिए शायद लेखक ने आज की उनकी बस्तियों को गरीबों की बस्तियाँ मानी होगी। मोहनजोदड़ो उसका उलट था।
मतलब मोहनजोदड़ो जिस समय ये बस्तियां थी बिल्कुल रईस थी, आज गरीब है। यानी बड़े घर, चौड़ी सड़कें और ज़्यादा कुएं। मोहनजोदड़ो के सभी खंडहरों को खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेताओं का संक्षिप्त नाम दे दिया गया है। मतलब जहाँ जहाँ जिस जिस पुरातत्ववेता ने खुदाई की उस स्थान को पुरातत्ववेता का संक्षिप्त नाम दे दिया गया है, छोटा नाम दे दिया गया। जिस स्थान की मोहनजोदड़ो में जब लोग रहते थे 5000 साल पहले, वहाँ तो उनके नाम अलग रहे होंगे, लेकिन यहाँ जब खुदाई हुई है तो जिस जिस समय ने, जिस पुरातत्ववेता ने जिसकी खुदाई की, उसके नाम पे उसका संक्षिप्त यानी कि छोटा नाम दे दिया गया। जैसे किसी स्थान का नाम दे दिया गया डीके हल्का। क्या नाम दे दिया गया? डीके हल्का। किसके नाम पर? दीक्षित काशीनाथ की खुदाई के। दीक्षित काशीनाथ ने जहाँ खुदाई की उस क्षेत्र का नाम दिया डीके हल्का। मतलब दीक्षित का डी और काशीनाथ के का यहाँ पे के डी के, इसका छोटा नाम। इसी प्रकार से जिस जिसने खुदाई की उस स्थान का उस प्रकार से नाम दे दिया गया। वैसे किसी भी स्थान का हम देखते हैं, सेक्टर है, गली है, उसके नाम होते हैं, उस आधार पे इसके भी नाम दे दिए गए हैं। उनके नाम पर यहाँ 2 हल्के हैं। दीक्षित काशीनाथ के नाम से डिक्के नाम के 2 हल्के माने गए हैं। क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की सड़क, जो मुख्य सड़क है, फर्स्ट स्ट्रीट, यहीं पर है जहाँ पर दीक्षित काशीनाथ ने खुदाई करवाई थी। यह बहुत लंबी सड़क है, मानो कभी पूरे शहर को नापती हो। मतलब बहुत लंबी सड़क थी, पहले पूरे शहर के अंदर पार होती थी, पर अब इसका क्या है, आधा मील बची है, आधी बची है ये। इसकी चौड़ाई 33 फुट है। मोहनजोदड़ो से 3 तरह के वाहनों के साक्ष्य मिले हैं। अब आगे लेकर क्या बता रहे हैं, सड़क के बाद क्या बात बताई है कि मोहनजोदड़ो में 3 प्रकार के वाहन होते थे, इसके सबूत मिले हैं। इनमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही है, बैलगाड़ी रही होगी। इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती थी। यह सड़क वहां पहुंचती है जहां कभी बाजार था। मतलब मोहनजोदड़ो का जहां बाजार था, यह सड़क वहां तक जाती थी। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं। जो सड़क है 33 फुट चौड़ी, उसके दोनों तरफ घर बने हुए हैं मोहनजोदड़ो के अंदर, लेकिन सड़क की ओर सारे घरों की पीठ दिखाई देती है। जैसे कि हम देखते हैं कि सड़क है, गली है या कोई रास्ता है, तो लोगों के घर कैसे होते हैं, उस रास्ते की तरफ, उस गली की तरफ उनका मुंह होता है, उनके दरवाजे होते हैं। लेकिन मोहनजोदड़ो के अंदर क्या है, किसी का मुंह, किसी का दरवाज़ा सड़क की तरफ नहीं खुलता। यानी कोई घर सड़क पर नहीं खुलता, उनके दरवाजे अंदर गलियों में हैं। दिलचस्प संयोग यह है कि चंडीगढ़ में भी ठीक यही शैली 50 साल पहले कार्बूजिए ने इस्तेमाल की थी। कि कार्बूजिए ने चंडीगढ़ के अंदर जो नगर निर्माण करवाया था, तो वो कुछ इसी प्रकार मोहनजोदड़ो की तरह करवाया था कि सड़क की तरफ किसी भी घर का मुंह नहीं खुलता, पीट करके सड़क की तरफ हर घर का पीट करके। यह शैली अब हमारे चंडीगढ़ के अंदर देखने को हमें मिलती है, जो कार्बूजिए ने बनवाई थी भवन निर्माण के अंदर। ये शैली उन्होंने ये तरीका अपनाया था। वहाँ भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता। आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले कहाँ जाना पड़ेगा? सेक्टर के भीतर दाखिल होना पड़ेगा, फिर घर की गली में और फिर घर में। क्या कार्बूजिए ने यह सीख मोहनजोदड़ो से ली? लेखक प्रश्न कर रहे हैं पाठकों से कि जो कार्बूजिए ने ये शैली अपनाई, ये क्या उन्होंने मोहनजोदड़ो शैली से, मोहनजोदड़ो का जो नगर निर्माण तरीका है, उससे उन्होंने ये तरीका किया था क्या? लेखक खुद ही कह रहे हैं, कहते हैं कविता में से कविता निकलती है। मतलब कविता के अंदर कोई और थॉट आ जाए तो उस थॉट पे फिर कविता लिखी जा सकती है।
कलाओं की तरह वास्तुकला, वास्तुकला मतलब भवन निर्माण कुशलता, भवन निर्माण की जो कला होती है, भी कोई प्रेरणा चेतन अवचेतन ऐसे ही सफ़र करती होंगी। मतलब जो भवन निर्माण करते हैं वो भी इसी तरह की पहले के जो भवन निर्माण हैं उनको देखकर उनको प्रेरणा मिलती होगी, सोचते होंगे, उनमें से थोड़ा बहुत अंतर कर लेते हैं या इस तरह से बनाया होगा। इस तरह से लेखक है वो अपने मन में अंदाजे लगा रहे हैं कि मोहनजोदड़ो को देखकर ही शायद कार्बूजिए ने ये शैली अपनाई। इस तरह से चंडीगढ़ के अंदर जो भवन निर्माण है वो करवाए होंगे, नगर नियोजन किया होगा। आगे जो लेखक बताएंगे, इससे पहले नगर मोहनजोदड़ो के अंदर किस प्रकार से बने हुए थे, सड़कें कैसी थी, अनाज कौन से होते थे, ये पढ़े थे हमने। अब आगे जो लेखक बता रहे हैं वो सबसे मुख्य बात है, सबसे खास विशेषता जो मोहनजोदड़ो की है वो बताएंगे। ढकी हुई नालियाँ मुख्य सड़क के दोनों तरफ समांतर दिखाई देती है, कि जो सड़क जाती है उसके साथ साथ ढकी हुई नालियाँ हैं। बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप है, मतलब जो मोहनजोदड़ो की बस्तियाँ हैं उसके अंदर भी ढकी हुई नालियाँ हैं। हर घर में एक स्नानघर है, घरों के भीतर से पानी या मेल की नालियाँ बाहर ओदी तक आती है। घर के जो स्नानघर हैं, घर के पानी का जो गंदा पानी है, मेल है, वो बाहर नालियों से होकर, ढकी हुई नालियों से बाहर आता है और एक होदी में आकर के इकट्ठा होता है और फिर नालियों के जाल से जुड़ जाती है। फिर आपसी जो नालियां हैं हर घर की वो बाद में मिलाई गई है। कहीं कहीं वे खुली है पर ज़्यादातर बंद है। स्वास्थ्य के प्रति कहीं कहीं खुली, मतलब कहीं सी कुछ एक स्थानों पे खुली मिलेंगी, बाकी लगभग बंद नालियां बनाई गई है। स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के बासिंदे के सरोकार का यह बेहतर उदाहरण है कि स्वास्थ्य के प्रति उस समय भी स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के बासिंदे होते हैं बसेरे करने वाले, वहाँ पर वास करने वाले, रहने वाले, यानी कि मोहनजोदड़ो के लोग उस समय स्वास्थ्य के प्रति कितने सचेत थे। जो नालियां हैं वो ढक कर रख रही थी कि मच्छर हैं, मक्खी हैं, गंदगी है, बीमारी है, ये ना हो जाए। ये एक अच्छा उदाहरण लेखक बता रहे हैं। बस्ती के भीतर छोटी सी सड़कें हैं और उनसे छोटी गलियां भी। अब बता रहे कि बस्तियों के अंदर भी छोटी छोटी सड़कें भी हैं, गलियां भी हैं। छोटी सड़कें कितनी हैं? 9 से 12 फुट तक चौड़ी हैं। इमारतों से पहले जो चीज दूर से ध्यान खींचती है वह है कुओं का प्रबंध। लेखक ने पहले क्या बताया? गलियों का कितना जबरदस्त बंदोबस्त, ढक कर के नालियां, ढक कर के नालियां किस प्रकार से जल निकासी का उदाहरण। स्वास्थ्य के प्रति लोग कितने सचेत। और फिर बता रहे हैं कि सबसे ध्यान खींचने वाला क्या चीज़ है? कुओं का प्रबंध। मोहनजोदड़ो के अंदर कुओं का प्रबंध बहुत सुंदर है। ये कुएं भी पक्की हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हुए हैं। मतलब उस जमाने में भी 5000 वर्ष पहले भी बिल्कुल समान ईंटें, ये नहीं कि कोई छोटी है कोई बड़ी है, और पक्की ईंटों से कुएं पक्के किए जाते थे। इतिहासकार कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है। ज्ञात मतलब यही संस्कृति मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता ही संसार में ऐसी पहली संस्कृति है, ऐसी पहली संस्कृति खोज निकाली है जो कुओं से खोदकर भूजल यानी कि पताली पानी निकालती है बाहर। उनके मुताबिक केवल मोहनजोदड़ो में 700 के करीब कुएं थे। कितने थे? 700 के करीब कुएं मोहनजोदड़ो के अंदर, वो भी पक्के। अब लेखक इसी बात से क्वेश्चन कर रहे हैं
कि इतना अच्छा जल निकासी का प्रबंध, नालियां ढक करके बाहर पानी निकालना, इतने अधिक कुएं वो भी पक्के, इतने, हर घर में स्नान घर, फिर सामूहिक स्नान घर। तो लेखक कहते हैं कि नदी, कुएं और कुंड, स्नान घर, बेजोड़ पानी निकासी, मतलब पानी निकालने का इतना अच्छा तरीका। क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं? लेखक के मन में सवाल उठता है कि जल संस्कृति मतलब इससे अच्छा जल प्रबंध कहीं ना हो। जल का इतना अच्छा प्रबंध उन्होंने किया है। लेखक कहते हैं कि जल संस्कृति कह सकते हैं, इसका नाम रख सकते हैं। ये कुआं जो हमने पहले देखा था मोहनजोदड़ो के अंदर, इस तरह से पक्की ईंटों से बना हुआ। क्या बता रहे हैं आगे लेखक? बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का डीकेजी है। अब डीके नाम रख दिया तो दूसरे हल्के का नाम डीकेजी रख दिया होगा। इसके घरों की दीवारें ऊंची और मोटी है। जो बड़ी बस्ती थी जहां अमीर लोग रहते थे, वहां लेखक बता रहे हैं कि ऊंची ऊंची दीवारें और मोटी मोटी दीवारें थी। मोटी दीवार का अर्थ यह लगाया जाता है कि उस पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। अब पुरातत्ववेत्ता क्या अंदाजे लगा रहे हैं कि मोटी दीवार क्यों थी उस बड़ी बस्ती में, कि मोटी दीवार इसलिए थी कि उसके ऊपर और मकान बने होंगे, दूसरी मंजिल बनी हुई होगी, इसलिए मोटी दीवार है। क्योंकि ऊपर वाली दीवार तो ऊपर वाली मंजिल है वो तो है ही नहीं, बिल्कुल खंडहर हो चुकी है। तो इसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि जो मोटी दीवार है वो ऊपर की मंजिल के लिए बनाई गई होगी। और भी कुछ साक्ष्य बता रहे हैं कि कुछ दीवारों में छेद हैं जो संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए शायद यह सहतीरों की जगह होगी। सहतीर क्या होते हैं? कि जैसे एक मकान बनाया जाता है, फिर उसके अंदर लगा दिया जाता है एक इस तरह से ईंट निकाल करके पेज लगा दिया जाता है, फिर उसके अंदर बांस लगाया जाता है, बांस लगाया जाता है, फिर उसके ऊपर फट्टा रख करके इस तरह से ऊपर की मंजिल की चिनाई होती है। तो यहाँ लेखक यही बता रहे हैं कि वहाँ छेद भी मिला है, जिस छेद के अंदर सहतीरे लगा करके ऊपर की मंजिल बनाई जाती होगी। सभी घर ईंट के हैं, एक ही आकार की ईंटें, एक ही आकार की ईंटें हैं, 1:2, 2:4। सभी भट्टी से पकी हुई ईंटें हैं, कोई कच्ची ईंट नहीं है, पक्की ईंट है और मोटी दीवार है, ऊंची ऊंची दीवारें हैं बड़ी बस्ती के अंदर, जिसको अब मोहनजोदड़ो के अंदर डीकेजी नाम से जानते हैं। हड़प्पा से हटकर जहां पक्की और कच्ची ईंटों का मिला जुला निर्माण उजागर हुआ है, मोहनजोदड़ो में पत्थर का प्रयोग मामूली हुआ है। मतलब पत्थर से मकान बनाई गई हो या पत्थर का काम बहुत ही कम हुआ है। मामूली का मतलब बहुत कम। बाकी पक्की हुई, भट्टी से पकी हुई एक समान ईंटों का प्रयोग मोहनजोदड़ो नगर के अंदर किया गया था। कहीं कहीं नालियां ही अनगढ़ पत्थरों से ढकी हुई है। अनगढ़ होता है जिसको आकार सुडोल आकार ना दिया गया हो। लोग कहीं कहीं नालियां ढकने के लिए ही थोड़े बहुत पत्थरों का प्रयोग मोहनजोदड़ो के लोगों ने किया है, बाकी सब ईंटों का प्रयोग होता था। इन घरों में दिलचस्प बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना है, कि जो सामने की दीवार है उसमें एंट्री होने के लिए जो मेन गेट होता है वो होता है। कोई भी खिड़की नहीं होती। खिड़कियां शायद ऊपर की दीवार में रहती हो। अब अंदाजा लगाने की नीचे तो कोई खिड़कियां नहीं होती, लेकिन ऊपर वाली मंजिल में बड़ी बस्ती जो डीकेजी नाम की है उसका ही वर्णन हम यहाँ पढ़ रहे हैं। यानी दूसरी मंजिल पर बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां जरूर है। बड़े आंगन वाले घरों के बारे में समझा जाता है कि वहां कुछ उद्यम होगा। उद्यम का मतलब है उद्योग धंधे थोड़े बहुत होंगे,
मतलब छोटा मोटा कोई काम करते होंगे वहाँ, इसलिए बड़ा आंगन वहाँ रखा जाता होगा। आगे उदाहरण भी बता रहे हैं कि कुम्हारी मतलब कुम्हार का कोई काम करते होंगे लोग, या कोई धातु कर्म यानी कि कोई धातु वाला काम करते होंगे। हालांकि सभी घर खंडर हैं, मतलब सारे टूट फूट चुके हैं। दिखाई देने वाली चीज़ों से हम सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं, अंदाज़ा ही लगा रहे हैं कि बड़े आंगन जो थे उनके वो कोई उद्यम के लिए होंगे। बाकी कोई चीज़ वहाँ पर ऐसी नहीं है कि हम बता सकें कि यहाँ ये काम किया जाता था। घर छोटे भी हैं और बड़े भी हैं, दोनों प्रकार के घर हैं, लेकिन सब घर एक कतार में हैं, मतलब एक ही लाइन में बने हुए हैं, कोई आगे पीछे नहीं है। ज़्यादातर घरों का आकार तकरीबन 30 गुणा 30 फुट का है। कुछ इससे दुगने और तिगुने आकार के भी हैं, यानी कि बड़े छोटे तो हैं लेकिन एक ही लाइन में बने हुए हैं। इनकी वास्तु शैली मतलब जो इनके निर्माण का तरीका है, इन इमारतों के इन घरों के निर्माण का जो तरीका है कमोबेश एक सी प्रतीत होती है। कमोबेश मतलब लगभग लगभग एक जैसा है, मतलब बड़े छोटे हैं लेकिन एक लाइन में बने हुए हैं और लगभग एक जैसे ही बने हुए हैं। उनका निर्माण की एक ही तरफ जिसकी रसोई हो गई, या 2 या 3 कमरे हैं तो उनका मुंह इस तरफ है, दरवाज़ा किस तरफ खुलता है, मतलब तरीका एक जैसा है बनाने का, बड़े छोटे जरूर है। व्यवस्थित और नियोजित शहर में शायद इसका भी कोई कायदा नगरवासियों पर लागू हो, मतलब किस तरह से बनाना है, किस तरह से घर को रखना है, क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए, मतलब ये कोई उनके ऊपर कोई कानून होगा कि इस तरह ही मोहनजोदड़ो के नगर के लोग हैं मकान बनवाएंगे, तभी तो सभी लोगों के मकान एक जैसे हैं। अंदाज़ा लेखक लगा रही हैं, वरना कोई व्यक्ति तो अलग से बना सकता था। जैसे अब हम मकान बनाते हैं तो हम अपनी मर्जी से बनाते हैं, ये नहीं कि गाँव के अंदर उन लोगों के मकान हैं तो हमें वैसे के वैसे ही बनाने हैं। अब और क्या बता रहे हैं लेखक, एक घर को मुखियों का घर कहा जाता है। एक बड़ा घर है मोहनजोदड़ो के अंदर तो उसको मुखिया का घर कहा कह रहे हैं, अब हम मान रहे हैं। इसमें 2 आंगन हैं और करीब 20 कमरे हैं। डीके बी सी हल्का, जैसे डीके जी बी था, अब ये बता रहे हैं कि डीके बी सी हल्का आगे पूर्व में है। उसके अंदर क्या है, दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति इसी तरफ के एक घर से मिली थी। मतलब जो बड़ा घर था वहाँ डीके बी सी हल्का आगे पूर्व में, वहाँ एक राजा के समान सी एक मतलब मूर्ति मिली थी। डीके जी की मुख्य सड़क पर दक्षिण की ओर बढ़ें तो 1.5 फरलोंग की दूरी पर HR हल्का है। सड़क उसे 2 भागों में बांट देती है। यह हल्का हैरल्ड हरग्रीव्स के नाम पर है। यह हल्का किसके नाम पे है, हैरल्ड हरग्रीव्स के नाम पे, जिन्होंने 1924 से 1925 में राखाल दास बनर्जी के बाद खुदाई करवाई थी। HR जो हल्का है ये हैरल्ड हरग्रीव्स ने 1924 से 1925 के बीच खुदाई करवाई थी राखाल दास बनर्जी के बाद। यहीं पर एक बड़े घर में कुछ कंकाल भी मिले हैं, जिससे ये सभ्यता कितनी पुरानी है इसका हमारे पुरातत्ववेत्तों ने अंदाज़ा लगाया, जिन्हें लेकर कई तरह की कहानियां बनती आई है। कोई कहते हैं कि भूत हैं, कोई मतलब कि ये लोगों को यहाँ बंदी बनाया था, मतलब तरह तरह की कहानियां जो बनाते आए हैं उनको लेकर करके लोग अलग अलग अपने तरह राय विचार दे रहे हैं। वो कंकाल जो हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा में जो मिले थे उनकी यहाँ लेखक बात कर रहे हैं। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी यही एक छोटे घर की खुदाई में निकला था, जो बहुत ही फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। नर्तकी का फोटो जो आपके ललित कला के अंदर आती है, नर्तकी की फोटो
उसके बारे में लेखक बता रहे हैं कि एक छोटे से घर से वहीं मिली थी, HR हल्के से। इसके बारे में पुरातत्वविद मार्टिमर विल्लर, पुरातत्वविद कौन, मार्टिमर विल्लर ने कहा था कि ये संसार में सबसे अधिक अच्छी है, इसके जोड़ की दूसरी चीज कोई हो ही नहीं सकती। अब ये जो नर्तकी की फोटो है ये कहाँ है, दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभी भी ये नर्तकी की फोटो हम देख सकते हैं। यहीं पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जा रहा है। उसी इलाके के अंदर एक बड़ा घर है जिसको पूजा याचना के लिए माना गया है, उपासना केंद्र माना गया है। इसमें आमने सामने की दो चौड़ी सीढ़ियां, आमने सामने दो चौड़ी सीढ़ियां ऊपर की ओर ध्वस्त होता मतलब बिल्कुल टूटी हुई मंजिल की तरफ जाती है। पश्चिम में गढ़ी के ठीक पीछे, पश्चिम में मतलब उस गढ़ के पीछे माधव स्वरूप वत्स के नाम पर VS हिस्सा है। अब माधव स्वरूप वत्स ने जब खुदवाई करवाई थी उस स्थान की, उसको VS संक्षिप्त नाम दिया गया है। वत्स से V, स्वरूप से S। यहाँ वह रंगरेज का कारखाना है जो लोग चाव से देखते हैं। माधव स्वरूप वत्स ने जहाँ खुदवाई करवाई थी वहाँ एक रंगरेज का कारखाना, रंगरेज मतलब रंग रंगने वाला जो होता था, कपड़े पे रंग चढ़ाने वाला, उसका कारखाना है जो लोग ज़रूर देख के आते हैं, जो मोहनजोदड़ो देखने जाते हैं। तो वहाँ कैसे अंदाज़ा लगाया था कि यहाँ पर रंगरेज का कारखाना, आगे लेखक बताएंगे। जहाँ ज़मीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं, अनुमान है कि इनमें रंगाई के बड़े बर्तन रखे जाते थे। मतलब जहाँ रंगाई के लिए ये बर्तन रखे जाते थे, वहाँ के जो गड्ढे हैं वो पक्के पड़ जाते हैं, बहुत सालों तक ऐसा वहाँ काम हो तो वो अभी तक पड़े हैं। उससे अंदाज़ा लगाया है कि यहाँ रंगने का काम होता होगा। दो कतारों में 16 छोटे एक मंजिला मकान है। एक कतार मुख्य सड़क पर है, दूसरी पीछे की छोटी सड़क की ओर तरफ है। सब में दो दो कमरे हैं। स्नानघर यहाँ भी सब घरों में है। बाहर बस्ती में कुएं सामूहिक प्रयोग के लिए है। बाहर की बस्ती है मतलब उसमें कुएं बने हुए हैं, मतलब अंदाज़ा लगा रहे हैं कि सारे लोग इन्हीं से पानी लेते होंगे, अलग किसी का नहीं था। तो ये कर्मचारी या कामगारों के घर रहे होंगे कि जो ये घर हैं भाई, वो बता रहे हैं कि हर एक के अंदर स्नान घर है। एक कतार मुख्य सड़क पर है, दूसरी पीछे की छोटी सड़क की तरफ है। तो जो ये मकान बता रहे हैं लाइनों में बने हुए, ये काम करने वाले जो कामगार हैं उनके हो सकते हैं। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर लगता है जैसे सब कुछ चौकोर या आयताकार हो, मतलब कुआं ही एक गुलाई में बनाया हुआ है, बाकी सारे चकोर या आयताकार। कुआं जो है वो गोलाई में बना हुआ है, बाकी चाहे कौन सी भी चीज़ है वो आयताकार है या क्या है, चकोर है। नगर की योजना भी चकोर, बस्तियां भी चकोर, जैसे लंबी आयताकार के रूप में, घर भी चकोर, कुंड भी चकोर, बड़ी इमारतें भी, ठप्पेदार जो मुहरें मिली हैं वो भी चकोर या आयताकार, चौपड़ का खेल भी, गोटियां भी, तोलने के जो बाट हैं वो भी चकोर या आयताकार। एक कुआं ही है जो गोलाकार घेरे का है। छोटे घरों में छोटे कमरे समझ में आते हैं। लेखक कहते हैं कि छोटे छोटे घर के अंदर तो भाई जगह थोड़ी है, छोटे छोटे कमरे बने थे, बनाए गए होंगे लोगों ने, लेकिन बड़े घरों में छोटे कमरे क्यों बनाए गए हैं, ये हैरानी की बात है, ये अचरज की बात है। इसका अंदाज़ा भी अब बता रहे हैं आगे कैसे लोगों ने लगाया है कि शहर की आबादी ज़्यादा रही होगी, ज़्यादा लोग हो गए होंगे घर के अंदर, जनसंख्या बढ़ती होगी, फिर छोटे छोटे कमरे और बना दिए होंगे उसके अंदर। दूसरी तरफ यह भी विचार सामने है कि बड़े घरों में निचली भूतल मंजिल, मतलब जो नीचे का मकान है, उसमें नौकर चाकर रहते होंगे, तभी नीचे छोटे मकान बना दिए होंगे। ऐसा किसने सोचा है
अमेरिकी नृत्य शास्त्री ग्रेगरी पोशेल, किसने? ग्रेगरी पोशेल मानते हैं कि जो नीचे के मकान हैं वो नौकर चाकर के रहे होंगे। बड़े घरों के अंदर अगर छोटे कमरे हैं तो इसका मतलब ग्रेगरी पोशेल मानते हैं कि नीचे के मकान लोगों के नौकर चाकर के थे और ऊपर बड़े लोग रहते थे। बड़े घरों के आंगन में चौड़ी सीढ़ियां हैं। कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के निशान भी हैं पर सीढ़ियां नहीं हैं। शायद यहाँ लकड़ी की सीढ़ियां रही होगी जो कालांतर में नष्ट हो गई होगी। तो कईयों की सीढ़ियों के निशान मिले, कईयों की नहीं मिली। उसका लेखक बता रहे हैं कि अंदाज़ा क्या लगाया है कि उसमें लकड़ियों की सीढ़ियां रही होगी जो लंबे समय के बाद नष्ट हो गई होगी। संभव है ऊपर की मंजिल में ज़्यादा खिड़कियां, झरोखे साज सजा रही होगी। मतलब ऊपर वाले जो कमरे थे अधिक सुंदर सजाए गए होंगे, अच्छा अच्छा सामान रखा जाता होगा और सुंदर तरीके से बनाए गए होंगे। लकड़ी का इस्तेमाल भी बहुत संभव है, पूरे घर में होता होगा। कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियों के संकेत भी मिले हैं कि कुछ घरों में सीढ़ियां भी बाहर, बाकी घरों के अंदर तो घर के अंदर सीढ़ियां हैं। और कुछ घर इस तरह से पंक्ति के अंदर बनाए गए हैं कि सीढ़ियां उनकी बाहर की तरफ थी। यहाँ शायद ऊपर और नीचे अलग अलग परिवार रहते होंगे। छोटे घरों की बस्ती में छोटी संकरी सीढ़ियाँ, उनके पायदान भी ऊंचे, मतलब पायदान सीढ़ियों के इस तरह से ऊंचे ऊंचे लगा दिए जाते तो नीचे जगह की मिल जाती। यानी कि जगह की कमी के कारण लोगों ने पायदान हैं जो सीढ़ियों के वो ऊंचे बनाए हुए होंगे। ऐसा जगह तंगी की वजह से हुआ होगा। आप बता भी रहे हैं लेखक नीचे कि ऊंचे पायदान क्यों बनाए जाते हैं, कि जगह की कमी के कारण बनाए होंगे। गौर किया कि मोहनजोदड़ो के किसी घर में खिड़कियां या दरवाजों पर छज्जों के चिन्ह नहीं है। मतलब अंदाज़ा क्या है कि जितने भी मोहनजोदड़ो के घर हैं उनमें खिड़कियां कम हैं, है ही नहीं नीचे वालों में तो। और जो दरवाजे हैं और खिड़कियां हैं उनके ऊपर जो छज्जे हम लगाते हैं बरसात के लिए या धूप अंदर ना आए, लगभग हर घर के अंदर छज्जे मिलते हैं, वो मोहनजोदड़ो के अंदर नहीं है। तो लेखक क्या बता रहे हैं कि गर्म इलाकों के घरों में छाया के लिए यह आम प्रावधान है। मतलब छाया के लिए गर्म इलाके जहाँ होते हैं वहाँ तो छज्जे होते ही होते हैं। क्या उस वक्त यहाँ इतनी कड़ी धूप नहीं पड़ती थी? मोहनजोदड़ो की जानी मानी मोहरों के पशु याद हो आए। अब लेखक बता रहे हैं पर्यावरण की बात शायद में लेखक यहाँ कर रहे हैं कि पहले कम सर्दी पड़ती होगी, कम गर्मी पड़ती होगी, जंगल अधिक होंगे तो छज्जों की शायद उनको ज़रूरत नहीं होगी। अब प्रदूषण हमारा पर्यावरण है वो ख़राब हो गया, इसकी वजह से ज़्यादा सर्दी है, ज़्यादा गर्मी है, जंगल नहीं है। ये बात शायद लेखक यहाँ कहना चाह रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि मुझे पशु पक्षियों के बारे में बात याद आ रही है कि जैसे मोहनजोदड़ो की जो मोहरें हैं उसके ऊपर शेर, हाथी, गेंडा इसके चित्र हैं। मरुभूमि में तो हो नहीं सकते। मतलब अब वहाँ बिल्कुल मरुभूमि है, मरुभूमि की तरह है, जंगल नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, तो मतलब वहाँ तो ये पशु नहीं हो सकते। क्या उस वक्त यहाँ जंगल भी थे? प्रश्न उठा रहे हैं। यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि यहाँ अच्छी खेती होती थी। मतलब ये बात तो पक्की है कि वहाँ खेती होती थी, मरुभूमि तो नहीं थी। हो सकता है आसपास में जंगल भी हो। पुरातत्वी सिरीन रत्नागर, कौन? सिरीन रत्नागर का मानना है कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे। मतलब जो इतने कुएं बने हुए थे वो सिंचाई के लिए भी प्रयोग करते थे। दूसरे, मोहनजोदड़ो की किसी खुदाई में नहर होने के प्रमाण नहीं मिले। नहर नहीं थी, कुओं से सिंचाई करते थे। यानी बारिश उस काल में काफ़ी होती होगी भाई, मतलब बरसात भी होती होगी। क्या बारिश घटने और कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूजल जल भी पहुंच से दूर हो गया? मतलब धीरे धीरे बरसात कम हो गई, वातावरण खराब होता गया, या कुओं का पानी है वो और नीचे चला गया? क्या पानी के अभाव में यह इलाका उजड़ा?
मतलब जो इतनी अच्छी सभ्यता थी वो पानी की कमी के कारण उजड़ गई। और इसके साथ सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता भी, कितनी अच्छी सिंधु घाटी की जो समृद्ध सभ्यता थी वो पानी के अभाव से तो कहीं ख़त्म ना हो गई हो। लेखक ये क्वेश्चन भी कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आगे वाली वीडियो में हम ये पाठ पूरा कर लेंगे। आशा है कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा।